तो कैसे हैं, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 विज्ञान का। ठीक है, इसमें जो है ना हम लोग देखेंगे, इससे पहले देखिए हम लोग टोटल जो है 500 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले जाकर देखिए। 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कंफर्म है कि उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग करेंगे लॉन्ग टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो 5 नंबर वाला आप लोग का होता है ना वो। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब का सब इम्पॉर्टेंट है। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो एग्ज़ाम आप लोग का 21 फरवरी को है, साइंस का 21 फरवरी को है। तो टाइम नहीं बचा, आप लोग जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कीजिए। तो हम लोग चलते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन पर, मतलब एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत एवं कार्यों का वर्णन करें। या तो यही है। ठीक है, क्वेश्चन विद्युत मोटर और एक तो है विद्युत जनरेटर, ये दो में से एक आ ही जाता है हर बार। तो इसलिए आप लोग इसे जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आप अपने हिसाब से देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। तो पहले आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। पहले लिखिएगा विद्युत मोटर, उसका फिर कार्य लिखिएगा कि विद्युत मोटर जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है, आगे देखिए इसका सिद्धांत लिखिएगा, मतलब सिद्धांत लिखना किस मतलब कैसे ही काम करता है। तो चलिए सिद्धांत लिखिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिएगा। तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रखा जाता है तो उसमें से जो है विद्युत धारा प्रभावित हो करते हैं जो कुंडली के सिरों पर एक बलयुग्म कार्य करने लगते हैं, जो कुंडली को उसके अक्ष के परित घूमने तथा प्रयत्न करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष के परित घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाए तो वह घूमने लगती है। आगे देखिए, आप लोग को अगर आप लोग चित्र बना सकते हैं तो आप लोग चित्र भी बना दीजिएगा नॉर्मल तरीक़ा से, कोई दिक्कत नहीं। बुक में देख के आप लोग बना दीजिएगा और जो है नाम वो दर्शा दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, संरचना के बारे में बात करते हैं, इसकी संरचना यानी बनावट के बारे में। तो संरचना जो है इसके टोटल 4 भाग होते हैं। पहला लिखिएगा क्षेत्र चुम्बक। जो क्षेत्र चुम्बक होता है ना, यह एक शक्तिशाली चुम्बक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। क्षेत्र चुम्बक के बीच आर्मेचर कुंडली घूमती है। देखिए यहाँ आर्मेचर कुंडली घूमती है, आप लोग यहाँ देखिए कहाँ है, देखिए आर्मेचर कुंडली, ये जो है आप लोग का आर्मेचर कुंडली है। तो इसी तरीक़ा से अब अगला है हम लोग का आर्मेचर कुंडली। दूसरा भाग क्या है, आर्मेचर कुंडली। ये क्या है, यह एक आयताकार कुंडली जो है ABCD होती है। ABCD आप लोग देखिए उसमें दर्शाया हुआ चित्र में, उससे देखिएगा। जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तारों के अनेक फेरे लपेटकर बनाया जाता है, मतलब तारों के फेरे को लपेट कर बनाया जाता है। यह जो है चुम्बक के बीच घूमता रहता है। तीसरा है विभक्त वलय। क्या है, विभक्त वलय। ये 2 से अर्धविकृत वृत्ताकार वलय होते हैं जो आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरे इन दोनों अलग अलग वलयों से जुड़ा रहता है। विलंब वलय जो है आर्मेचर कुंडली के धुरादंड से जुड़ा रहता है, जो आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूमते रहता है। मतलब जो विभक्त विलय है वो आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूमते रहता है। ठीक है, चलिए अगला है ब्रश। चौथा जो हम लोग का है ब्रश, उसमें एक लगा रहता है। देखिए विभक्त वलय कार्बन धातु से बनी 2 पत्तियों B1 तथा B2 को स्पर्श करती है, जिन्हें ब्रश कहते हैं। इन ब्रशों का संबंध जो है एक संयोजन पेंच से करके इसके बीच कोई बैटरी लगा देते हैं। एक ब्रश से विद्युत धारा चुंबकीय कुंडली में जाती है, दूसरे से जो है वो आती है, मतलब एक से विद्युत धारा कुंडली में जाती है और एक से विद्युत धारा कुंडली से आती है। इसका कार्य विधि लिखिएगा, मतलब ये काम कैसे करता है। तो चलिए लिखते हैं कि जब किसी बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में 2 बल कार्य करने लगते हैं, जो आपस से मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के कारण कुंडली वामावर्त घूमने लगती है। यदि इसी तरह से कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करता रहे तो कुंडली हमेशा वामावर्त घूमती रहती है। चलिए ये हम लोग का है। देखिए विद्युत मोटर के बारे में था, उसका लिखिएगा। पहले उसका डिफिनेशन लिखिएगा, फिर लिखिएगा सिद्धांत लिखिएगा, फिर लिखिएगा उसका जो है
स्ट्रक्चर संरचना लिखिएगा, फिर लिखिएगा कार्यविधि लिखिएगा, और हो सके तो एक छोटा सा चित्र भी बना दीजिएगा। आप लोगों को फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे हम लोग का दूसरा जो क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है विद्युत जनित्र क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत एवं कार्यों का वर्णन करें। तो क्वेश्चन में ही बोल दिया है, तो बनावट बताना है, सिद्धांत बताना है और कार्य के बारे में बताना है। तो विद्युत जनित्र क्या है, तो देखिए उसमें जो है वो यांत्रिक ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता था, लेकिन इसमें जो है वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे ही विद्युत जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका सिद्धांत देखेंगे हम लोग। तो देखिए सिद्धांत जो है प्रतिवर्तित विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एक कुंडली समांतर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुंडली से गुजरती है और विद्युत प्रेरित करती है और इसमें विद्युत स्थापित करती है। आगे देखेंगे तो ये देखिए चित्र आप लोग देख लीजिए, ऐसे चित्र बना के आप लोग जो है उसमें दर्शा दीजिएगा कि चुंबक क्षेत्र इधर है, घूर्णन यक्ष इधर है, आर्मेचर कुंडली है। आप जैसे बना सकते, जरूरी नहीं है उतना हार्ड बनाइए, आप छोटा सा बना के नाम दर्शा दीजिएगा बस। और रचना देखेंगे, अब इसका रचना क्या है, इसके देखिए जो निम्नलिखित भाग हैं। पहला है चुम्बक, यह एक शक्तिशाली अवतल बेलनाकार चुम्बक जैसे नाल चुम्बक का कार्य है, शक्तिशाली चुम्बकीय क्षेत्र बनाना इसका काम है, ठीक है। दूसरा है कुंडली, कुंडली जो है एक आयताकार लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार से लपेटकर उसे कुंडली के रूप दिया जाता है, जिसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और चुम्बकीय क्षेत्र रेखा में रखा जाता है, जिससे इस पर बल लगता है और ये अपने अक्ष पर घूमता है। चित्र ABCD कुंडली को दर्शाया गया है। चित्र ABCD में मतलब इसे दिखाया गया है। चलिए आप लोग चित्र देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इसका PDF आप लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद अच्छे से देखिएगा। तीसरा है कि विभक्त वलय या अर्धगोल छल्ले होते हैं। ये कुंडली के दोनों सिरे से परस्पर जुड़े होते हैं और कुंडली के अर्ध घूर्णन के साथ ये भी घूर्णन करती है। चित्र में इन्हें S1 तथा S2 से दर्शाया गया है। अब देखेंगे हम लोग चौथा, ब्रश क्या रहता है। ब्रश जो है B1 B2 दो कार्बन है और लचीले धातु के छड़े होती हैं जो अर्धगोले छल्ले से परस्पर जुड़े होते हैं। इनका काम है विद्युत धारा को लेड तक ले जाना। चित्र में इन्हें गैलेनियोमीटर से जोड़ा गया है जो विद्युत धारा को मापता है। गैलेनियोमीटर क्या मापता है, विद्युत धारा को। चलिए अब है इसका कार्य, मतलब कार्यविधि, मतलब ये कैसे काम करता है। तो देखिए मान लीजिए कुंडली ABCD है, क्षैतिज अवस्था में है, ठीक है। जब कुंडली दक्षिणार्थ घूर्णन कर रही है, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। कुंडली का AB भाग ऊपर की तरफ और CD भाग जो है नीचे की तरफ घूमता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, उसमें वाम हस्त नियम था, इसमें दक्षिण हस्त नियम के अनुसार विद्युत कुंडलीय को AB भाग में A से B और CD भाग में C से D ABCD की दिशा में प्रेरित होता है। प्रेरित विद्युत परिपथ में ब्रश B2 से B2 की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है कुंडली के अर्ध घूर्णन के बाद CD भाग ऊपर की तरफ और AB भाग नीचे की तरफ घूर्णन करेगा। प्रेरित विद्युत अब उत्क्रमित दिशा में प्रवाहित होगी, यानी CDBA मतलब उल्टा होगी, ठीक है, की तरफ से। विद्युत B1 से B2 की दिशा में प्रवाहित होगी, यानी कुंडली के हर आधे घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा जो है उत्क्रमित हो जाएगी, मतलब उल्टा हो जाएगी। यह विद्युत जो हर बार बराबर के अंतराल के बाद अपनी दिशा परिवर्तित करती है, प्रत्यावर्ती विद्युत कहलाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन रहा है, प्रतिवर्तित विद्युत कहलाती है, ठीक है। यह अंतर प्रतिवर्ती विद्युत जनित्र कहलाता है, और जो ये अंतर है जो हम लोग पढ़े हैं उसे कहते हैं विद्युत जनित्र। चलिए ये हो गया हम लोग का 2 क्वेश्चन, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है तीसरा, बोल रहा है कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षणों का सर्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो चलिए आंसर देखेंगे कि मेंडल के दृश्य संकरण कोर्स के अध्ययन किया, जिसमें उसने 2 पौधे, जिनमें से एक बीज पीले तथा गोले लेकिन दूसरे को हरे तथा झुर्रीदार थे, मतलब 2 बीज लिया उसने, पहला एक पीले थे और गोला था और दूसरा हरा और झुर्रीदार था, जिसमें P1 पीढ़ी में उसे केवल पीले बीज ही प्राप्त हुए और उसमें F1 पीढ़ी में के पौधे को
स्वपरागन करवाया और 4 प्रकार की बीजें प्राप्त किए। कैसा कैसा बीज? तो पहला प्राप्त किया उसने कि पीले तथा गोल बीज 9 थे, पीले तथा झुर्रीदार बीज 3 थे, हरे तथा गोल बीज 3 थे, हरे तथा झुर्रीदार बीज 1 थे। तो F2 लक्षण प्रारूप अनुपात जो है 9 3 3 1, यही है ना। तो देखिए ये है हम लोग का चित्र आप लोग चाहें तो बनाइएगा वरना ना भी बनाइएगा, लेकिन बना देने से जो है ना वो थोड़ा नंबर अच्छा मिलता है। चलिए आगे देखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि बीजों के रंगों का अनुपात जो है 3:1 तथा बीजों की आकृति का अनुपात 3:1 एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये चित्र से पता चलता है और ऊपर लिखे गए चीज़ों से, ठीक है। आप अपने मन से अगर जानते हैं इसका आंसर तो अपने मन से लिखिएगा, जरूरी नहीं है यही लिखना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन बोला कि मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी तथा अप्रभावी होते हैं। तो फिर उसने क्या किया, एक ठो मतलब बोले तो जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे एवं बौने पौधे को संकलन करवाया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 से सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। मतलब उसने 2 पौधे लिए, एक लंबे एक बौने, जिसमें से F1 से सभी पौधे को जो संकलन करवाया तब उसका जो है F1 का सभी पौधा जो था लंबा था। इसका अर्थ यह है कि 2 लक्षण में से केवल एक पृथक लक्षण ही दिखाई दिया, उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया, मतलब दोनों मिलके नहीं दिखा। उसने पृथक पौधे और F1 पीढ़ी के पौधे को स्वपरागन से उगाया। इसी दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, मतलब दूसरी पीढ़ी जो थी उसमें सभी पौधे लंबे नहीं थे, लेकिन F1 यानी पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इसमें से 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधे के लक्षण को अप्रभावी कहा है। तो यही था, ठीक है। चलिए अगला 5वां बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। बोल रहा है कि साबुन एवं उपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम बताएं। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि उच्चतर कार्बोक्सिलिक अम्लों से सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जबकि उच्चतर एल्केन सल्फेनिक अम्लों से सोडियम लवणों का उपमार्जक कहलाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। बोल रहा है कि साबुन, दूसरा क्या है कि साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण हैं, जबकि उपमार्जक जो है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण हैं। तीसरा, साबुन का जलीय विलयन प्रायः क्षारीय होता है, जबकि उपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है। अब देखेंगे इसका निर्माण। तो साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्या हैं? तो पशुओं की चर्बी, वनस्पति तेल से बने साफ पदार्थ को साबुन कहते हैं। कच्चा माल तेल तथा वसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अन्य नमक है, मतलब यही जो है सामान्य नमक है, ठीक है। तो मतलब यही जो है इसका कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का यही क्वेश्चन था, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज़रूरी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो बताना ही नहीं है, आप लोग खुद ही देखिएगा, चित्र बनाइएगा और उसमें देखिए चित्र बनाने के बाद आप लोग एक एक करके सबका जो है नाम दर्शा दीजिएगा, जो बहुत ज़रूरी है, जिससे जो आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत ज़रूरी है, आप लोग के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, आप लोग चित्र बनाइए और नाम दर्शाइए, बस यही है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो बोल रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। देखिए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र का ये जो है चित्र है, इसमें नाम आप लोग दर्शा दीजिएगा एक एक करके। अब देखेंगे क्वेश्चन 9वां की तरफ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 9वां बोल रहा है कि समजात अंग और समरूप अंगों को दोहरान स्पष्ट करे। तो चलिए 9वां देखते हैं। 9वां क्या है? तो देखिए समजात अंग क्या है? तो समजात अंग होता है कि अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तो देखिए पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद,
दूसरा मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, तीसरा मेढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख। मतलब बोल रहा है कि संरचना में एक ही जैसा होते हैं लेकिन काम उनका जो है अलग अलग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो समरूप क्या है, इसमें बोल रहा है कि वह अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन देखने में भी समान होते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, ये समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कीट के पंख तथा पंछी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, ये सब है उदाहरण। चने के पौधे तथा मटर के पौधे का पतान, चने के पौधे तथा अंगूर के बेल का पतान। देखिए संरचना में भी और सेम होते हैं लेकिन उसकी थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए अब 10वां हम लोग का क्वेश्चन है। 10वां ये भी आ जाता है बहुत बार। निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मतलब इसमें 5 ठो रह जाएगा, उसको बोलेगा कि संतुलित कीजिए, मतलब दोनों तरफ को बराबर कीजिए। तो देखिए इसमें देखिए HNO3 CaOH2 CaNO3 प्लस H2O, ये हम लोग का समीकरण है। इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसको बोल रहा है कि बराबर कीजिए, तो यहाँ देखिए बराबर करते हैं। तो H2NO3 CaOH2 CONO3O प्लस 2H2O, मतलब दोनों तरफ का जो है समीकरण का मान तो सेम होना चाहिए, तो ये हम लोग का होगा। चलिए बी नंबर। इसी तरह NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 H2O, इसको समीकरण कीजिएगा 2NaOH, ठीक है। H2SO4 हो जाएगा, फिर Na2SO4, फिर 2H2O, ये हो जाएगा। तीसरा देखेंगे तो सी नंबर बोल रहा है NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaOH3। तो NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, मतलब ये ऑलरेडी संतुलित है। चलिए डी देखेंगे तो ये बोल रहा है कि BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो BaCl2 H2SO4 BaSO4 2HCl, ठीक है। इसे समीकरण मतलब संतुलित करना है। तो यही हम लोग का टोटल था 10 क्वेश्चन, जो आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर वीडियो आएगा, तो अभी के लिए इतना ही है। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।